300-400 साल पहले तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, जो आउटपुट थी, उसका तकरीबन 25% सिर्फ सब कॉन्टिनेंट था। ये मुग़ल इरा के टॉप की बात कर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने जो सबसे पहले जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आए वो अपनी मोनोपोलीज इस्टेब्लिश करते हैं। मोनोपोली होता है कि जी मेरे अलावा किसी और को यहाँ पर काम की राइट नहीं है। ये वर क्लियरली हेयर टू एक्सप्लॉइट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द ब्रिटिश पीपल देयर। दे रियलाइज्ड कि जो हम वहाँ से कपड़ा लेकर आ रहे हैं टैक्स लगाए बगैर भी वो कपड़ा इंडिया में महंगा पड़ रहा है लोकल खादी के कपड़े बने हुए से, तो उन्होंने लोकल कपड़े पे टैक्स लगा दिया कि वो यहाँ पर आए, मोनोपोली पावर्स इस्टेब्लिश की, यहीं का कैपिटल इस्टेब्लिश किया, उस कैपिटल को अपनी ओनरशिप डिक्लेयर की, उस ओनरशिप प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट ले गए। जो कॉलोनियल लेगेसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि हम आज तक उनकी सुपीरियॉरिटी को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। सबसे जो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज है वो है यहाँ की एलीट का कंप्लीटली डायमेंशंस ही चेंज करते गए। जब एलीट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि ये 5 से 6% जीडीपी वाइप आउट हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडियन सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट दिया तो इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें अपॉइंटमेंट्स करते थे। ब्रिटिश जब यहाँ पर आए या जो हमें उनकी पॉलिसी से नज़र आता है वो ये है कि वो कॉन्स्टेंटली ट्रेड बेनिफिट करते रहे। बेनिफिशियल ट्रेड का ये मतलब है कि मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा है वो पॉलिसी होगी और जो गोरे की चीज़ बन रही होगी वो बिकेगी, या यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो वहाँ जाएगी सस्ती। इस वक्त दुनिया के जो ऊपर जो एजुकेशन है, जो आइडियाज़ हैं, जो छाए हुए हैं, ये बेसिकली स्कॉटिश एनलाइटनमेंट जो कि कुछ 1740-50 स्टार्ट होती है वो आइडियाज़ हैं। एक ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये समझ लिया था कि अब इंडिया जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा है, वो हमें एज अ पेरिफेरी ही ट्रीट करते रहे जो कि सेंटर को सपोर्ट करने के लिए था। यहाँ 150 साल के अंदर 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि शदीद कहत साली हुई या बीमारी का फैली और बेतहाशा मिलियंस में लोग यहाँ पे मर गए, जिसका उनको वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। ये क्यों ऐसा एक पावर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ लोग या कुछ मेथड जो कि कैपिटलिस्ट क्लास का हिस्सा बन जाते हैं वो स्पेशल प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स ले सकते हैं। वर्ल्ड वॉर्स के दौरान यहाँ पर बेतहाशा फ़ौजी विद फाइनेंस उनकी जंगें लड़े। ट्रेन्स की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि उन्होंने उन रिसोर्सेज को मूव करना था पोर्ट्स तक। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए किया, ये मैं नहीं कह रहा। पंजाब था क्योंकि यहाँ से फ़ौजी जाते थे तो उन फ़ौजियों को 12.25 या 12.5 एकड़ ज़मीन मिलती थी। दूसरा, उस फ़ौजी की रसाई होती थी सीधा डीसी के दफ्तर के अंदर। तो ये एक फ़र्क स्ट्रक्चर बना। सिंध है उसके अंदर क्योंकि फ़ौजी नहीं थे तो उन्होंने उसको ट्रीट किया डायरेक्टली थ्रू बटेरा। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ के ऑर्गेनिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इम्पोर्टेड पॉलिसीज़ इज़ अ प्रॉब्लम। आज भी अमेरिका के अंदर जो कि फ्री मार्केट के इतना बड़े दावेदार है और है वो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। क्या ये एस्टिमेट किया कि हम डॉलर को 105 से जब 150 या 160 के ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरह की इन्फ्लेशन आएगी, किस तरह की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी अफेक्ट होगी। वो जब आते हैं और हमें कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए तो हम कहते हैं जी सर आप तो हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, आप तो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, आप तो फलानी जगह प्रोफेसर हैं, आप IMF में काम करते हैं, आप ठीक कह रहे होंगे। 120 बिलियन डॉलर का पैकेज था स्टार्टिंग ग्रीस का 2009-10 के अंदर। आपका 6 अरब का पैकेज है और वो डिक्टेट करते हैं आपको आके कि जी ये कैसे से करोगे तो करेंगे। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए कॉलोनियल के यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर। देखें ब्रिटिश की का जो कॉलोनियल जो जितना भी उनका था वो बाकी और कुछ कॉलोनियल से थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब फ्रेंच जहाँ पर कॉलोनीज इस्टेब्लिश की उनका एक था कि अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, दे पुश्ड दोज वैल्यूज़ अलॉट। जो वलंगेजी थे जिनको डच कहते हैं उसके अंदर एक साथ रिलीजियस कंटेंट था। इंडिया में ख़ास तौर पे जो कॉलोनियल हमें हिस्ट्री नज़र आती है उसके अंदर ब्रिटिश इनको बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे। दे वर लुकिंग एट इट एज अ मार्केट और वो इसको एक्सप्लॉयटेशन या मार्केट बेनिफिट्स के लिए ही आ रहे थे। अगर आप चले जाएं कोई रफली 300-400 साल पहले तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, जो आउटपुट थी, उसका तकरीबन 25% सिर्फ सब कॉन्टिनेंट था। ये मुग़ल इरा के टॉप की बात कर रहे हैं। तो दिस वाज द मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट जो आप सोच सकते हैं।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने जो सबसे पहले जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आए वो अपनी मोनोपोलीज इस्टेब्लिश करते गए। मोनोपोली होता है कि जी मेरे अलावा किसी और को यहाँ पर काम की राइट नहीं है। सो मोनोपोलिस्टिक बेनिफिट्स या मोनोपोलिस्टिक जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने जिस भी डिफरेंट तरीके से कहीं पे लड़ के, कहीं पे थ्रू लेट्स से नवाब से डील करके उसको इस्टेब्लिश कर लिया। उस इस्टेब्लिशमेंट से उनको जो बेनिफिट हुआ वो उसके थ्रू वो रिसोर्सेज निकाल सकते थे। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल इंसरेक्शन थी हमारे इस रीजन में, वो हम कह सकते हैं कि बाकी तमाम कॉलोनियल आइडियाज़ में शायद सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली फोकस थी। अब उस पार्ट को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो रीजन जब ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी काम कर रही थी, और फिर इवेंचुअली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया, जब हमें फॉर्मल ब्रिटिश रूल नज़र आया। उसके में दो पार्ट्स हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो उनकी जो कंट्रोल्स थे या जो वो चेंज कर सकते थे वो बाहर लिमिटेड थे, और जब फॉर्मल गवर्नमेंट आ गई तो वो फिर अक्रॉस द बोर्ड चेंजेस कर सकते थे। अगर हम इसको नट शेल में बात करना, स्टार्ट के अंदर अगर मैं कहूँ एक समराइज़ करना चाहें, तो हम ये इस तरह से कह लें कि जो टोटल ब्रिटिश राज है रफली 200 साल का, उसके अंदर सब कॉन्टिनेंट की पर कैपिटा जीडीपी में कोई बहुत ख़ास इंक्रीज़ नहीं है, ठीक है, जबकि और मुल्कों में, यूरोप में और मुल्कों में पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल था इस खत्ते का, वो पोटेंशियल बहरहाल अचीव नहीं हुआ इस टाइम पीरियड में। अच्छा, अब इसके अंदर क्यों नहीं हुआ, जो आपका सवाल है उस पर अगर आएँ तो सर्टन स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई इस खत्ते में, जो कि वंस अगेन डिबेट है। ज़ाहिर है 200-300 साल के अंदर शायद हम खुद भी उधर ही जाते या शायद किसी और तरीके से होती। बहरहाल वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई। सबसे जो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज है वो है यहाँ की एलीट का कंप्लीटली डायमेंशंस ही चेंज करती गई। उससे पहले हमारे इस खत्ते में जो एलीट थी वो बादशाह, उसके बाद उसकी क्लोज सर्कल और उसके बाद जागीरदारों के थ्रू होती थी। और अगर आप सोचिए, याद रख रहे हैं, तो हमारे जो जागीरदारी सिस्टम था उसमें जागीरदार लैंड का ओनर नहीं होता था, कम्यूनल लैंड होती थी, और बेसिकली जागीरदार का काम था उधर से गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करना और उसको मैनेज करना। तो आपको हम सुनते हैं जी 5000, 10,000, राइट, एन आइडिया वॉज किसने 5000 की फ़ौज मेंटेन करनी है, 10,000 की फ़ौज मेंटेन करनी है। जब ब्रिटिश आए तो उनके हिसाब के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, एंड देयरफॉर उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। वो उस हद तक नहीं जा सके जहाँ पर जो उनके सिस्टम में था, और अब वी कैन डिबेट कि क्यों नहीं गए, शायद उनकी मर्ज़ी थी या शायद चांस था। लेकिन बहरहाल उसके ऐसे हुआ ये कि जो हमारा लीड, जो टॉप, जो इस एक खत्ते का एलीट था, वो एलीट चेंज हो गया। अब नया एलीट कौन बना? नया एलीट या तो वो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए ब्रिटिश राज के साथ और अपनी उस प्रिंसली स्टेट्स को किसी न किसी फॉर्म में अपने हाथ में रख लिया, या वो नए एलीट थे जो कि ब्रिटिश मेथड्स को फॉलो करने के लिए तैयार थे। तो आप कह लें वो लोग जो कि उनके तरीके से चले, उनकी लैंग्वेज सीखी, उनकी ट्रेनिंग ली, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके एजुकेट हुए, ये एक नई फॉर्म ऑफ एलीट थी। या जो उनके मेथड्स को फॉलो करते थे, पेंट पहनना शुरू कर दिया, ऑल दैट, वो लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दी। इस एलीट का, अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इस एलीट का जो लाइफस्टाइल था वो ड्रास्टिकली डिफरेंट था पुराने एलीट से। मसलन अगर आप नवाब हैं तो आपके पास कपड़ों पे, आपकी तलवार पे हीरे जवाहरात लगे होंगे, आपकी कुर्सी बड़ी स्पेशल होगी। एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 5 से 6% जीडीपी का ऐसे स्मॉल बिजनेसेस थे जो इन कामों से पैसे कमाते थे, ठीक है। वो ख़ास तरह का कपड़ा बनाते थे, या ख़ास तरह की पेंटिंग बनाते थे, ख़ास तरह का खाना बनाते थे, एंड सो ऑन। जब एलीट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि ये 5 से 6% जीडीपी वाइप आउट हो गई। मुख्तलिफ हैं इसके ऊपर लोगों के एस्टिमेट्स, लेकिन क्योंकि फॉर्मल डेटा नहीं था, लेकिन एनीथिंग बिटवीन 4 to 6.5-7% तक लोग कहते हैं कि ये ख़त्म हो गया बिल्कुल बिज़नेस, और वो सारे के सारे बिज़नेस किसी और तरफ चले गए। तो एक तो वो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट हुआ। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो एलीट कंटिन्यू की, और आज भी वो सर्टन एलीटिस्ट आइडियाज़ हमारे सिस्टम में हैं जो कि हमारे सिस्टमैटिक, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो डिसीजंस हैं, वो उसको अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लें सिविल सर्विसेज की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडियन सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट दिया तो इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें अपॉइंटमेंट्स करते थे,
उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने उसको इम्तहानात लेना शुरू कर दिए, लेकिन उस वक्त भी इवन विद इन इंग्लैंड हर कोई इम्तहान नहीं दे सकता था। फिर एक टाइम के ऊपर उन्होंने कहा अच्छा ये इम्तहानात जो हैं ये आम पब्लिक भी दे सकती है। 1920s-30s तक भी इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर सिर्फ 20 से 25% ऑफिसर केडर के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन थी। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल काफ़ी रिसेंट बात के 1920s-30s में भी। वो जो सिस्टम था वो बाद में पाकिस्तान में से CSS या किसी और इंडिया के अंदर इंडियन सुपीरियर सर्विसेज या इवन बांग्लादेश में श्रीलंका के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से राइज रहा और शायद आज भी है। और हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रेनिंग थी, एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कंटिन्यू की। हम वहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसे कुछ बेसिक एजुकेशन स्टार्ट कर दे जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती हो गोरा सवाए चमड़ी के, उसके जो उठना बैठना, उसकी जो आइडियल्स हैं वो गोरे सिस्टम के हों, वो हमारी बात करे, अंग्रेज़ी समझे, उनकी बात हमें समझाए, हमारी उनको समझाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्ली डेज़ में ऐसा नहीं था। अर्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो थे वो यहाँ पर संस्कृत सीखते थे, अरबी सीखते थे, पर्शियन सीखते थे, क्योंकि जो कोर्ट थी उसके ज़माने पर्शियन या अरबिक रही बड़ी देर तक। बाद में दे चेंज्ड इट, गोरा साहब वुड स्पीक इंग्लिश और लोकल जो थे दे वुड ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। सो एक एलीट की एक फॉर्म जो चेंज की, वो उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। एक तरफ तो उनकी जो वो चीज़ें उससे पहले के एलीट इस्तेमाल करते थे वो चीज़ ही फ़र्क हो गई, तो वो सर्टेन तरह की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई और उसकी रिप्लेसमेंट ऑटोमेटिकली नहीं हुई, और वो कंटिन्यू कर रही है किसी न किसी फॉर्म में। आज भी हम कह सकते हैं वो इवॉल्व हुई, लेकिन आप आज भी अगर ब्रिटिश सिविल सर्विसेज को के स्ट्रक्चर को या उनकी डिलीवरी को देखें और हमारे इस रीजन में चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान इसकी देखें, तो देयर इज़ अ गैप, और वो गैप इसीलिए क्योंकि वो डिज़ाइन थी उनके लिए। दिस इज़ वन बिग डिफरेंस। दूसरा एक बहुत बड़ा जो लेफ़्ट ओवर है, जो एक्सप्लॉयटेशन से ताल्लुक़ है, वो है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए। अगर वो समझते थे, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम सुपीरियर था, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे इनकलकेट नहीं हुआ। कुछ इंस्टीट्यूशंस बने, कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनी, मद्रास में बनी, लेकिन बाकी जगहों पर वो कम्प्लीटली ट्रांसमिट नहीं हुए और बहुत देर बाद वो यूनिवर्सिटीज़ ने वो दर्जा हासिल किया जो कि इवेंचुअली होना था, और शायद ब्रिटिश ने अपने होते उसको वो लेवल पे नहीं लेके गए जो कि अदरवाइज़ थे। जो बात है एक्सप्लॉयटेशन की, अगर आप मैं वापस उसके ऊपर आऊँ, ये सोशल स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए ब्रिटिश जब यहाँ पर आए, या जो हमें उनकी पॉलिसी से नज़र आता है वो ये है कि वो कॉन्स्टेंटली ट्रेड बेनिफिट करते रहे। इनिशियली वो यहाँ पे अपनी मोनोपोलीज पावर इस्टेब्लिश करते थे और उसके थ्रू वो बेनिफिशियल ट्रेड करते थे। बेनिफिशियल ट्रेड का ये मतलब है कि मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा है वो पॉलिसी होगी, और जो गोरे की चीज़ बन रही होगी वो बिकेगी, या यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो वहाँ जाएगी सस्ती, लोअर कॉस्ट पे। तो इनिशियली वो सिर्फ यहाँ से ले जाते रहे। जब उनको अंदाज़ा हुआ कि अच्छा हम वहाँ की बनी चीज़ यहाँ बेच सकते हैं, मसलन कपड़ा, तो उन्होंने यहाँ पर आके प्रेफरेंशियल बेचा, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई ट्रेड प्रोटेक्शन नहीं थी। तो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश हुई। इनफैक्ट कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो कि ये यहाँ तक जाते हैं कि वो उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। मतलब ये कि जो एक नॉर्मल नेचुरल पेस जिस पे ये रीजन पहले चल रहा था, और शायद हम भी इंडस्ट्रियलाइज होते, शायद उनसे पहले हो जाते, वो उसका रिवर्स हो गया और हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। हम जब 25% ऑफ GDP की बात करते हैं तो ये हम बात करें पीक मुगल इरा की। उसके बाद इन एनी केस हम डाउनवर्ड ट्रेंड तो हमारा था, जो जिस वक्त वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही थी, उस वक्त हमारे यहाँ पर उस तरह का प्रोसेस नहीं था। तो इन एनी केस हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे थे। उनका जो नैरेटिव है वो एक सर्टन माइंडसेट है, जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मैं अगर अब एक सिर्फ पाकिस्तान में रहूँ तो मुझे लगेगा यार यही सिस्टम सबसे अच्छा है, और मैं किसी और सिस्टम में जाऊँगा तो मैं उस सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करूँगा, मुझे लगेगा कि मैं सुपीरियर हूँ। सो वो दे केम इन विद दिस माइंडसेट। और जो इस वक्त दुनिया के जो ऊपर जो एजुकेशन है, जो आइडियाज़ हैं जो छाए हुए हैं, ये बेसिकली स्कॉटिश एनलाइटनमेंट जो कि कुछ 1740-50 के स्टार्ट होती है, वो आइडियाज़ हैं। उन आइडियल्स के ऊपर हम उन आइडियल्स के साथ तराजू में रखें तो हम पसमानदा थे। बाय दैट डेफिनेशन हम पसमानदा थे। हमारे पास तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो अगर मैं 1 मुरब्बे या 2 मुरब्बे ज़मीन को बीज रहा हूँ और मुझे को आगे पूछे कि यार तुम्हें गारंटी है कि अगले साल या 5 साल बाद तुम इसको बीज रहे होगे, तो मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं, मेरे पास कोई कागज़ तो नहीं है जो कह रहे हैं मेरी ज़मीन है। तो कहेगा तुम्हारी तो वेल्थ ही ज़ीरो है, तुम तो बड़े पसमानदा हो। फिर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, आप यूरोप का हिसाब लगाएं और हमारा हिसाब लगाएं तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और जाहिर सी बात है इस पॉपुलेशन में सब लोग तो बड़े अच्छे तरीके से नहीं रह रहे थे। जो हमारा सिविल स्ट्रक्चर था वो डेफिनेटली कम एफिशिएंट था। हमारे सिविल स्ट्रक्चर के अंदर
जो नवाब या बादशाह और फिर नीचे जागीरदार और इस तरह से जो हमारा सिस्टम था उसके अंदर लीकेजेस थे, जबकि उनका सिस्टम बड़ा एफिशिएंट था। ऑन द अदर साइड उनके सिस्टम के अंदर लेवरेज नहीं थी गलती की। उसके अंदर अगर आपकी बारिश ठीक तरह नहीं हुई और आपकी फसल उतनी नहीं लगी तो आपने फिर भी उतना ही टैक्स देना है। जबकि हमारे सिस्टम के अंदर क्योंकि जागीरदार उस लोकल जगह पे रहता था, उसको नज़र आता था कि अच्छा यार इस वक्त इतनी फेडरल पे ज़रूरत नहीं है, बादशाह को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है, वो कुछ बादशाह से निगोशिएट करता था, कुछ आपसे निगोशिएट करता था और एक बैलेंस मेंटेन कर लेते थे। दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंट्री के जो क्लाइव की जो वॉर है उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें तो वो राइज़ है यूरोप के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रफली 16-17 सेंचुरी में स्टार्ट हो रहा है और वहाँ से वो राइज़ कर रहे हैं। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इफ़ एंड बट्स पे तो बात कर सकते हैं कि शायद हम भी कर लेते, ठीक है ना। यहाँ पर 1840 में पहली फैक्ट्री लग गई थी, तो अभी इफ्स एंड बट्स हैं कि शायद हम कर लेते, शायद हम ना करते। लेकिन ये बात तो बहरहाल गारंटीड है, लिखी हुई है, पॉलिसी पेपर्स में नज़र आती है कि वो हमें इक्वल ट्रीट नहीं करते थे। जिसका मतलब ये कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये समझ लिया था कि अब इंडिया जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा है। वो हमें एज अ पेरिफेरी ही ट्रीट करते रहे, जो कि सेंटर को सपोर्ट करने के लिए था। यहाँ से उन्होंने बेनिफिट्स निकालने थे, वो बेनिफिट्स निकालते रहे। और उन बेनिफिट्स को निकालने के लिए आपने सिस्टम को तो चलाना है ना। वो क्या कहते हैं, मुर्गी को आप ज़िबा तो नहीं करते, अगर सोने का अंडा देती है आप अंडे निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए से कुछ खिलाते भी हैं, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। जिस मैंने आपको पहले कहा, सिविल स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर उनका जो सिस्टम था दैट वाज मोर एफिशिएंट। वो इनइक्विटेबल था, उसकी वजह से फेमिन मतलब मिलियंस के हिसाब से लोगों की डेथ्स हुई 3 दफ़ा 150 साल के अंदर 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि शदीद कहत साली हुई या बीमारी का फैली और बेतहाशा मिलियंस में लोग यहाँ पे मर गए, जिसका उनको वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को चलाना था, तो उन्होंने नहरें बनाई, उन्होंने ट्रेन्स डाली, उन्होंने और तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स की, किसी हद तक एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट्स की, क्योंकि ये उनको रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर हम हार्ड फैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सारी दुनिया के अंदर जो पैसे थे उनको बाद में माफ़ किया गया, सब कॉन्टिनेंट ने तकरीबन, मैं नंबर शायद एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, 250 या 300 मिलियन पाउंड के तकरीबन करीब यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए गए। जो वहाँ पे एलीट था, जो डायरेक्ट मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ का एलीट था, जो यहाँ पर आके काम करता था इंडियन सिविल सर्विसेज में, वो इंग्लैंड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, तनख्वाहें, सब कुछ लेता था और फिर वो उन पैसों को वापस भी भेजता था। एक तीसरी आज के दिन में मसलन अगर एक ब्रिटिशर है या किसी और मुल्क का है, कोई भी मुल्क है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ से पहले पैसे लेकर आएगा, उन पैसों को यहाँ इन्वेस्ट करेगा, उन पैसों से यहाँ पे कुछ चीज़ बनाएगा और उसके जो बेनिफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, लेके जाएगा ना। यहाँ पर तो ये हो रहा था कि वो यहाँ पर आए, मोनोपोली पावर्स इस्टेब्लिश की, यहीं का कैपिटल इस्टेब्लिश किया, उस कैपिटल को अपनी ओनरशिप डिक्लेयर की, उस ओनरशिप प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट ले गए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट आई और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेके गए, वो लोकल हुए। तो उसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो हमारे यहाँ पर बने वो हमें नज़र आ रहे हैं। एक और ये जो आपका सवाल, इसकी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी ब्रिटिश राज में हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, लेकिन जब हम डेटा देखते हैं, और अगेन एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एस्टिमेट्स हैं, तो हमारी जो पर कैपिटा आउटपुट है एग्रीकल्चर की, वो तकरीबन 150 सालों के बाद भी कांस्टेंट ही है। हाँ, क्योंकि एफिशिएंसीज आई, टैक्सेस का निज़ाम उनका थोड़ा सा बेहतर था एग्रीगेट के अंदर, इंडिविजुअल जगहों पर मसले हैं लेकिन एग्रीगेट में, तो उसकी वजह से शायद लोगों की थोड़ी सी इनकम इंक्रीज़ हुई। लेकिन अगर हम कहें कि जी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इन्होंने बड़ा जंप लिया, नहीं लिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ से गंदम या ये चीज़ें ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो टी प्लांटेशन में इंटरेस्टेड थे, वो चीज़ें जिनकी वहाँ पर शॉर्टेज थी, जिनकी वहाँ पर मांग ज़्यादा थी। तो जो यहाँ पर एग्रीकल्चर एज लॉन्ग एज यहाँ के लोगों को फीड करता रहे और चलें कभी कभी ना भी करें, तो दैट वाज इट, दैट वाज देयर कंसर्न। तो पसमानदे का जो आप बात करें, इसकी दोनों एंगल्स हैं। एक एंगल ये है कि उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहरहाल दे वर ऑन द राइज व्हेन दे वर कमिंग हियर एंड वी वर ऑन द डिक्लाइन। तो बाय दोज डेफिनेशंस हम पसमानदा किसी हद तक थे, और क्योंकि उनकी डेफिनेशन सारी दुनिया में चल रही है तो हम पसमानदा हैं। देखिए, जब नई सनतें लगती हैं ना, तो उनकी एक बहुत बड़ा सवाल होता है मांग का। आप उस मांग को कैसे फुलफ़िल करेंगे? आपने लेट्स से कपड़े की नई फैक्ट्री लगा ली, अब पहली बार कपड़े की फैक्ट्री लगी है, खाड़ी पे भी कपड़ा बन रहा है, आप चाहते हैं कि ये फैक्ट्री में जो कपड़ा बन रहा है ये बिके,
वो बिकेगा तो नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी। कैसे करेंगे? यहाँ पर उनके पास एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट थी। वो कह सकते थे कि इधर फैक्ट्री नहीं लगेगी, और नहीं लगी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर। तो जो इंग्लैंड में कपड़ा बन रहा है वो कपड़ा यहाँ पर आ रहा है, वो कपड़े के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। उस वक्त तमाम मुल्क यूरोप के अपने अंदर प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगाते थे। प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब ये कि इंग्लैंड ने कहा कि जो फ्रांस से कपड़ा आएगा ना उसके ऊपर 50% टैक्स ज़्यादा होगा। अब फ्रेंच कपड़ा हो गया महंगा, तो जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहेगा चलो मैं अपनी फैक्ट्री लगा लेता हूँ, वो तो महंगा पड़ है ना, तो मेरी चीज़ सस्ती पड़ेगी। इंडिया के अंदर ये इजाज़त नहीं थी। तो हमारे रीजन के अंदर जब वहाँ से कपड़ा आता था बन के, तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की प्रोटेक्शन इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक हुआ एक दफ़ा कि कपड़े की ही एक टाइम आया जब शिपिंग कॉस्ट जंप ली, तो दे रियलाइज्ड कि जो हम वहाँ से कपड़ा लेकर आ रहे हैं टैक्स लगाए बगैर भी वो कपड़ा इंडिया में महंगा पड़ रहा है लोकल खादी के कपड़े बने हुए से। तो उन्होंने लोकल कपड़े पे टैक्स लगा दिया, यानी कि जो यहाँ का लोकल बना हुआ कपड़ा है जो कि सस्ता बन रहा है वो भी अब उतनी ही कीमत का बिकेगा जितना फैक्ट्री का बना हुआ कपड़ा बिक रहा है। अब ज़ाहिर है फैक्ट्री का बना हुआ कपड़ा तो बेहतर है, तो लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो जो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली बात है, मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, कुछ कहते हैं बहरहाल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दी, आप उसके बीच में कहीं पर ट्रूथ है। वो बिल्कुल इसीलिए सही है क्योंकि दे वर क्लियरली हेयर टू एक्सप्लॉइट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द ब्रिटिश पीपल देयर। तो उन्होंने बजाय इसके कि देखें ना, एक आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, वो बादशाहत वाला एक सिस्टम है, प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द लोकल इंडस्ट्री। यहाँ पर उल्टा हो रहा था कि दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, जो सोशल नॉर्म्स इस्टेब्लिश कर दी, जो सोशल ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ ने हमें रोके रखा किसी हद तक। आप देखें कि क्या हमारे आज भी खित्ते में क्या सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है? सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि नोबडी हो, बहुत कम इनकम के हाउस होल्ड से उठे, क्या वो इंडिविजुअल टॉप पे जा सकता है? कितने लोग हैं ऐसे, कितनी परसेंटेज है जो जा सकते हैं? बहुत कम। वहाँ पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि सर्टन ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं। हमारे वो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे खा वो अयूब खान के ज़माने के 22 ख़ानदान हों या आज के भी आप देख लें 300-400-500 ख़ानदान होंगे, शायद इससे कम होंगे जो कि उस एलीट को है। ये क्यों है? ये क्यों ऐसा एक पावर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ लोग या कुछ मेथड जो कि कैपिटलिस्ट क्लास का हिस्सा बन जाते हैं वो स्पेशल प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स ले सकते हैं? अगर हम इसको रिलेट करें उस सोशल स्ट्रक्चर से जो कि ब्रिटिश यहाँ पर लेकर आए, खा वो सिविल सर्विसेज के थ्रू हो, खा वो एक ख़ास तरह की डेमोक्रेसी के थ्रू हो, खा वो हमारी एक जहनी कैफियत के थ्रू हो, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से हम डिजिटलाइजेशन आज भी उस हद तक तरक्की नहीं कर सके। दूसरी तरफ भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि शायद हम में ही कुछ कमज़ोरी ऐसी थी कि हम उस तरह से नहीं चेंज कर सके। हम अपनी वो जो शक्ल्स थे जो ब्रिटिश हम पे छोड़ के गए थे, हम उनसे अपनी जान नहीं छुड़ा सके। 100% अग्रीड। देखें, मैं जितनी मेरा मुतालिया है, जितना हम इकनॉमिक्स में देखते हैं, माँ सवाए इसके कि यहाँ के लोग सर्वाइव करते रहें, यहाँ का सिस्टम चलता रहे, इससे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का उनका इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उन्होंने कभी वो इन्वेस्टमेंट की। हमें नज़र आता है कि वर्ल्ड वॉर्स के दौरान यहाँ पर बेतहाशा फ़ौजी विद फाइनेंस उनकी जंगें लड़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 7 मिलियन, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो फ़ौजी ना सिर्फ ये कि ये फ़ौजी वहाँ लड़े थे, उनको फाइनेंस भी यहीं से ही किया जा रहा था। तो लेकिन यहाँ पर सिस्टम को चलाने के लिए उनको जो सिस्टम चाहिए थे वो उन्होंने किए। नहरी निज़ाम उनको रिक्वायरमेंट थी क्योंकि यहाँ के लोगों को फीड करना था। ट्रेन्स की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि उन्होंने उन रिसोर्सेज को मूव करना था पोर्ट्स तक। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए किया, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैंने कहा क्योंकि वो कर गए, वो उन्होंने कर दिया, जब वो चले गए तो हम उसको अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते थे या कर सकते हैं। अब वही फिर से बहस आ जाएगी कि अगर वो ना करते तो शायद हम इसे बेहतर कर लेते, एंड आई बिलीव कि हम कर लेते हैं। आप इसमें मैं आपको एक और एंगल देता हूँ जो कि शायद सोशल स्ट्रक्चर से, लेकिन इसका डायरेक्ट इकनॉमिक इम्पैक्ट है। हम इस वक्त पंजाब में बैठे हुए हैं, आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो ज़मींदार हैं आपको कम नज़र आएंगे ऐसे लोग जहाँ पर
जो रूरल सिंध के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है कि वडेरा शाही और जो उसके अपने मज़ारे या अपने वर्कर के साथ जो उसका रिलेशन है, वो आपको पंजाब में ख़ासतौर पे सेंट्रल या नॉर्थ पंजाब में नज़र नहीं आता। राशिद मेमन साहब हैं, उनकी इस पर स्टडी और भी लोग हैं, वो कहते हैं कि जी जो पंजाब था, क्योंकि यहाँ से फ़ौजी जाते थे तो उन फ़ौजियों को 12.25 या 12.5 एकड़ ज़मीन मिलती थी। दूसरा, उस फ़ौजी की रसाई होती थी सीधा डीसी के दफ्तर के अंदर। तो ये एक फ़र्क स्ट्रक्चर बना। और जो सिंध है उसके अंदर क्योंकि फ़ौजी नहीं थे तो उन्होंने उसको ट्रीट किया डायरेक्टली थ्रू वडेरा। अब वो जो स्ट्रक्चर है लैंड राइट्स का विद ओनर ऑफ द लैंड, वो आज तक परसिस्ट कर रहा है। और आज भी रूरल सिंध के अंदर जो हेल्थ आउटकम्स हैं, जो एजुकेशन आउटकम्स हैं, वो बहुत से पाकिस्तान के तो ऐसे छोड़ें, अफ्रीका के भी हिस्सों से बुरे आउटकम्स हैं वहाँ पर। ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड कुछ सिंध के पार्ट्स हैं। और वो कॉलोनियल लेगेसी है जो चल रही, जो सोशल स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए। तो एक तरफ आपकी बात कि हाँ उन्होंने ट्रेन और वो बनाई, मैं फिर से एम्फसाइज़ करता हूँ, हमारे इंटरेस्ट के लिए शायद वो नहीं थी, वो थी उनके इंटरेस्ट के लिए, लेकिन वो बन गई। अब हम ये बहस कर सकते हैं कि शायद हम खुद बनाते से बेहतर बना लेते, या शायद दूसरी तरफ हम बनाते ही ना। क्योंकि मेरे जो रिसीव विजडम है उसके अंदर ये सिस्टेमिक है। मतलब ये कि सिस्टम के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सिस्टम को रीइंफोर्स करते हैं। आप एजुकेशन सिस्टम ले लें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारा ले लें, आप पॉलिटिकल क्लास ले लें, आप इंडस्ट्रियल क्लास ले लें, ये सिस्टम रीइंफोर्सिंग है। ये अपने आप को खुद रीइंफोर्स कर रहा है, जिसके अंदर वो सर्टन लेगेसीज कंटिन्यू कर रही हैं। हम आज के दिन भी जो इंसान अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं। आप और मैं बात करें, हमारी बात में प्योर सलीस ना उर्दू है ना अंग्रेज़ी है, मिक्स है। हम चाह के भी, हालांकि हम जिस टॉपिक बात कर रहे हैं, हम 100%, मैं देखना फिर 100% बोल रहा हूँ, 100% उर्दू को या पंजाबी को या किसी और लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते। ये लेगेसी में बिल्ट इन है। अब आप आज अगर प्योर उर्दू के अंदर पढ़ के जाते हैं और आप इंटरव्यू किसी में बैठते हैं, वो चाहे सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू हो या किसी और चीज़ का इंटरव्यू हो, तो वो आपको शायद उतना पढ़ा लिखा ट्रीट नहीं करता जितना शायद आप एक गिटमिट किस्म की उर्दू अंग्रेज़ी बोलेंगे तो आपको ट्रीट किया जाएगा। और आपकी इवन जो लोकल हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट खोट जो हमारी आवाम है, वो भी आपको ऐसे ही ट्रीट करती है। आप धोती पहन के चले जाए लाहौर के किसी एलीट रेस्टोरेंट में, तो जो वेटर है वो शायद आपको और तरीके से ट्रीट करेगा, वर्सेस आप शेव शूफ करके कोट पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के चले जाएं तो उसका बिहेवियर आपसे डिफरेंट है। ये मैं कह रहा हूँ, ये सेल्फ फुलफिलिंग है। यानी कि वो वेटर जो खुद शायद आप कह लें एक तरह से पिसा हुआ, मैं नहीं कहता हमेशा है, लेकिन शायद अगर वो पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो वो ये नहीं समझता कि मैं जब मेरा बच्चा या मेरा पोता जब पढ़ के मैं उसको तरक्की कराऊंगा तो वो जो है वो इसके अगेंस्ट लड़ेगा। वो कहता है मेरा बच्चा जब पढ़ लिख जाएगा तो वो भी पेंट कोट ही पहनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन गया हमारी तालीम के निज़ाम के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के निज़ाम के अंदर, हमारे आपस में लोगों के रवाबत के निज़ाम के अंदर। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि इंग्लिश बिकेम अ ग्लोबल लैंग्वेज। जी, हम इकनॉमिक्स के ज़ाहिर एफ्स्टाम ने कहा, हम तालिब इल्म हैं, लेकिन हम आज भी जो इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो यहाँ पे नहीं लिखी जाती। आपको बहुत कम ऐसे रोबस्ट कंप्लीट एनालिसिस पाकिस्तान या इंडिया यहाँ के लिखे हुए मिलेंगे कंपेयर टू जितने आपको गोरों के लिखे मिलेंगे। अब जब गोरा लिखता है तो अपने पर्सपेक्टिव के ही लिखता है ना। हमें अपनी डोमेस्टिक इंटरनल पॉलिटिक्स को ऑर्गेनिक तरीके से, पॉलिटिक्स कह रहा हूँ, एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ के ऑर्गेनिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इम्पोर्टेड पॉलिसीज़ इज़ अ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं कि सारी पॉलिसीज़ गलत हैं, लेकिन वो 100% सही भी नहीं है। आपको लोकल पॉलिसीज़ को ऑर्गेनिकली जब आप डेवलप करेंगे, उसके अंदर आप बिल्कुल रहनुमाई ले लें उन पॉलिसीज़ की, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर आप इसको एक कंटिन्यूस पीरियड के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप इससे निकल सकते हैं। आप देख लें कि जो नॉर्थ वेस्टर्न, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका एक लंबे अरसे से दुनिया में छाए हुए हैं। USSR एक एक्सेप्शन है, या इंडिया चाइना अब रिसेंट कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली वो हैं। आप वो छोटे छोटे जो मुल्क हैं उनमें भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं तो पॉलिसी में चेंज आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 100% सेम पॉलिसी को लेकर चलते हैं। आज भी अमेरिका के अंदर जो कि फ्री मार्केट कितना बड़े दावेदार है और है,
वो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने टेस्ला गाड़ी को $300 मिलियन की इंजेक्शन दी थी जिस वक्त इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और फिर ये नहीं किया था कि उसका प्रॉफिट निकाला था, अपने पैसे वापस कर दिए, उन्होंने कहा जी ठीक है थैंक यू, यानी कि वो अपनी उसको करते हैं। हमारे यहाँ पर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट के तरीके से चलोगे। आप डॉलर का ले लें, नॉट मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर को सागदार साहब की पॉलिसी सही थी या बात की पॉलिसी सही थी, लेकिन आपने क्या ये एस्टिमेट किया कि हम डॉलर को 105 से जब 150 या 160 के ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरह की इन्फ्लेशन आएगी, किस तरह की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी अफेक्ट होगी। ये तो हमने एक मशहूर 2-3 पेपर हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी जब आपकी करेंसी सस्ती होती है तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, लेकिन क्या पिछले 30 सालों के अंदर आपकी एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ी है? शॉर्ट टर्म बढ़ती है। क्यों शॉर्ट टर्म बढ़ती है? क्योंकि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर इंपोर्टेड कंपोनेंट है, तो थोड़ी देर के लिए तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ पाकिस्तान में बन ही नहीं रही, डॉलर महंगा हो गया, तो वो इंपोर्टेड चीज़ भी तो महंगी हो गई ना। तो जब आप उस चीज़ को बेचने जाएंगे मार्केट में तो आपकी अपनी कॉस्ट भी तो बढ़ गई, खाली करेंसी विल नॉट डू इट। आपने बड़ा हमने पिछले दिनों में देखा, और ये आज की बात नहीं है, मैं इस गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, पिछली भी बहुत देर हम देखते रहे हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत बड़ा मसला है जी, इंपोर्ट रोक लें। आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट की टोटल टैक्स रिसीट्स हैं उसका दूसरा या सब तीसरा, मैं इस वक्त मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कंट्रीब्यूटर इंपोर्ट की ड्यूटी है। आप इंपोर्ट कम कर दें तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपनी जेब से अपने पैसे छोड़ दिए। अब फेडरल गवर्नमेंट खर्चा किस तरह करेगी, सपोर्ट किस तरह करेगी इंडस्ट्री को? क्या आप वो लोकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या आप सस्ती बिजली दे रहे हैं? आप चाइना या इंडिया बांग्लादेश से कम्पीट करते हैं तो क्या आप वो इंडस्ट्री वो दे रहे हैं? और इसके ऊपर अगेन वही बात कि बहरहाल इस पर कॉलोनियल छाप है। वो कॉलोनियल छाप क्यों है? वो ये है कि हम मरूब हैं उनकी नॉलेज से, उनकी अंडरस्टैंडिंग से। वो जब आते हैं और हमें कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो हम कहते हैं जी सर आप तो हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, आप तो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, आप तो फलानी जगह प्रोफेसर हैं, आप IMF में काम करते हैं, आप ठीक कह रहे होंगे। हमारे अपने यहाँ के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो बेचारे पिटते रहते हैं, अकमल हुसैन साहब ने पेपर्स लिखे, उन्होंने कहा यार ये ऐसे नहीं हो सकता, ये आप गलत कर रहे हैं, हम उनको नहीं लिफ्ट कराते। अब देखें पिछले 10 सालों के अंदर IMF ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। आप 20 साल पुराने IMF के पेपर उठाएं और आज के पेपर उठाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये एक ही इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। जब यूरोपियन यूनियन के अंदर ग्रीस का क्राइसिस आया, IMF ने पॉलिसी पैकेज दिया तो जर्मनी और फ्रांस बीच में पड़ के उन्होंने IMF की मर्जी का पॉलिसी पैकेज नहीं इंप्लीमेंट करने दिया। $120 बिलियन का पैकेज था स्टार्टिंग ग्रीस का 2009-10 के अंदर। आपका 6 अरब का पैकेज है और वो डिक्टेट करते हैं आपको आके कि जी ये कैसे से करोगे तो करेंगे। मैं कहता हूँ जी IMF गलत नहीं कर रहा, पर हमारा ये काम है समझना कि IMF का एक सर्टेन मैंडेट है। तो हम कॉलोनियल लेगेसी या किसी भी वजह से जो उनसे महरूम हो जाते हैं कि जी अगर वो ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, ये ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक ये होना चाहिए कि हम पहले अपनों से पूछें, आपस में डिबेट करें, बिठा लें आप जिनको भी आप समझते हैं कि ये समझदार लोग हैं। आप उसमें अकमल हुसैन साहब, मैं नाम लेता हूँ, मेरे ख्याल में इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, हफीज़ पाशा साहब हैं, गवर्नमेंट के अंदर हैं, मैं नॉट सेइंग, वो क्या नाम है उनका, अशफाक हसन खान साहब, बेताशा और लोग हैं। आप इन लोगों को बिठा लें, आप समझते हैं आपने उनको बिठा लें, इनकी डिबेट कराएं, देखें तो सही है कहते क्या हैं। अगर अमेरिका के अंदर ट्रंप से बाइडन आने के ऊपर बिल्कुल इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो सकती है, हैदर बुशे जैसे लोग या स्टेफनी केल्टन जैसे लोग, जिनको पिछले 2 साल पहले कोई लोग कहते थे यार ये क्या अजीब सी बातें करते हैं, वो इस वक्त उसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र लग सकते हैं प्रेसिडेंट के। अगर वो कहते हैं कि $1.9 ट्रिलियन का हम सिर्फ कोविड के लिए रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, $1.9 ट्रिलियन, हमारा पूरा मुल्क की GDP 300 बिलियन नहीं है, तो अगर वहाँ पर ये हो सकता है तो आप ये ना समझें कि जो उनकी पॉलिसी ठीक है। आप देखें कि वो अंदर क्या कर रहे हैं, वो होम ग्रोन नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं। और होम ग्रोन नॉलेज का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनिक पॉलिसी बनाते हैं। तो जहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कॉलोनियल लेगेसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, वो ये है कि हम आज तक उनकी सुपीरियॉरिटी को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। हम डायरेक्टली तो कहते हैं नहीं गोरा कैसे मेरे से सुपीरियर है, लेकिन इनडायरेक्टली जब एक गोरा आता है या इनडायरेक्टली उस गोरे का एजुकेटेड आता है तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि वो बुरा एजुकेटेड है? बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं खुद वहाँ का पढ़ा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी एजुकेशन हमसे बेहतर है, लेकिन चले वहाँ से एजुकेट होके आ गया ना, उसको कहें यार यहाँ के बैठ के सोल्यूशन बताओ। ये ना मुझे बताओ कि फलाने बंदे ने जो कि ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है और नोबेल लॉरिएट है, क्योंकि उसने ये चीज़ अमेरिका के लिए डिज़ाइन की थी,
तो ये चीज़ हमें पाकिस्तान में फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, ये ना मुझे बताओ। माई पॉइंट इज़ कि लोकल सोल्यूशन आए। ठीक है, आप यहाँ का स्ट्रक्चर लें, आपको लगता है कि जी यार इकोनॉमिस्ट तो बहुत ही थ्योरेटिकल बात करते हैं, आप बिठा लें बीच में ब्यूरोक्रेट को, आप बिठा लें बीच में बिजनेसमैन को, आप बिठा लें एग्रीकल्चर के लोगों को और उनसे पूछें यार ये मसला क्या है। आप देखें ना आपकी कपास की प्रोडक्शन कहाँ गई, ठीक है, आपकी वीट की प्रोडक्शन कहाँ गई। 38% हमारी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर है। पिछले 1 साल या 2 सालों के अंदर DAP की बोरी कोई 25 से 30% प्राइस बढ़ चुकी है, 3400 से पता नहीं 4300 इस तरह समथिंग है, 20 से 25% इंक्रीज़ है। ये डायरेक्टली कॉस्ट में जाएगा ना। क्या अब आपका फार्मर जो है वो लगाता रहेगा? क्या आपने उसको ऑल्टरनेट बताया कि यार तुम अपनी प्रोडक्टिविटी, ठीक है कॉस्ट तो बढ़ रही है, हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ये करो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ये तो होम ग्रोन सोल्यूशन आएंगे तो आप ये कहेंगे ना, आप उनको कहेंगे कि यार तुम ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग कर रहे हो, ये नया मेथड है, इसको अडॉप्ट करो, ये हम तुम्हें इंसेंटिव देते हैं। जो मैंने पहले क्लास स्ट्रक्चर की बात की, ये इंसेंटिव इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल जाता है, लेकिन ये इंसेंटिव छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को, छोटे बिजनेसमैन को, चाहे वो रिटेल में हो, छोटे एग्रीकल्चरिस्ट को, छोटे सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलता। और इंसेंटिव से मैं मतलब गवर्नमेंट डिपेंडेंस नहीं है, मैं गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करने पे बिलीव नहीं करता, पर मतलब ये है कि होम ग्रोन सोल्यूशन होगा तो होम ग्रोन आइडियल्स प्रमोट होंगे ना। तो दिस इज़ अ बिग ड्रॉबैक जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है।